दोस्तों थ्रिलर पार्क में अपना एडवेंचर पूरा करने के बाद अब स्ट्रॉ हेड्स पायरेट्स फाइनली फिशमैन आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मारीजुआ के नेवी हेड ऑफिस में फ्लीट एडमिरल सेंगोकू बार्थोलोमियो कुमा को काफी गुस्से से डांट रहे होते हैं कि उसने आखिर लूफी को अपने हाथों से जाने क्यों दिया। वहीं लूफी के दादाजी मंकी डी गार्ब सेंगोकू को बोलते हैं कि कितनी गजब बात है कि लूफी गवर्नमेंट के हाथों से फिर से निकल गया, बट टेंशन मत लो क्योंकि लूफी एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि हर जगह जाके ये गाता फिरे कि उसने 7 वॉर लॉर्ड ऑफ द सी गेको मोरिया को हराया है। दोस्तों लूफी और उसके साथियों ने यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्रैंड लाइन को पार कर लिया है, बट अब न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए उनके सामने काफी बड़ा ऑब्स्टिकल जिसको रेड लाइन कहते हैं वो पहुंच चुका है। दोस्तों रिवर्स माउंटेन क्रॉस करके लूफी और उसके साथी ग्रैंड लाइन में आए थे और अब न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए उनको रेड लाइन को पार करना होगा। क्रू की मुलाकात आगे एक केमी नाम की मरमेड और उसके साथी स्टारफिश जिसका नाम पपैग होता है उससे होती है। दोस्तों केमी स्ट्रॉ हेड से बताती है कि उसके फ्रेंड को फिश राइडर्स ने किडनैप करके रख दिया है और वो उनसे मदद मांगती है। वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट उनको पता चलता है कि केमी का दोस्त कोई और नहीं बल्कि हाची है जो कि पहले आर्लंग पायरेट्स का हिस्सा हुआ करता था। इसके बावजूद वो लोग हाची को बचाने का फैसला करते हैं और आगे जाके उनकी मुलाकात हाची किडनैपर आयरन मास्क डुअल से होती है। दोस्तों आयरन मास्क डुअल सांजी का बहुत बड़ा जानी दुश्मन था क्योंकि उसकी शक्ल सांजी के वांटेड पोस्टर से मिलती थी, जिस वजह से वो जब भी बाहर कहीं जाता था तो नेवी के सारे ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते थे और इन सब चीजों का ब्लेम वो सांजी को देता है। सांजी को ये सब सुन के काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसके चेहरे पे लातों की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से उसका चेहरे का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो हैंडसम डुअल बन जाता है। वो सांजी और लूफी के सारे क्रू को थैंक्स बोलता है उसको हैंडसम बनाने के लिए और वो उनको अपने डेन मूशी का नंबर देता है और बोलता है कि अगर वो कोई भी हेल्प चाहिए तो वो बस इस नंबर पे कॉल करके उसको बुला सकते हैं। क्रू यहाँ पे साबाओडी आइलैंड पहुंचता है जहाँ पे पेपे और केमी सबको एक्सप्लेन करते हैं कि न्यू वर्ल्ड में जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके रेड लाइन के ऊपर से जा सकते हैं या फिर उसके नीचे फिशमैन आइलैंड से होकर। हाची उनको बताता है कि फिशमैन आइलैंड से जाने के लिए उनको अपनी शिप में बबल कोटिंग करवानी पड़ेगी, जिसके लिए वो उनको अपने सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान के पास लेके जाएगा। हाची उनको बताता है कि इस आइलैंड में वर्ल्ड नोबल्स भी रहते हैं और उनको प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि वो उनको कभी अपोज नहीं करेंगे, चाहे वो उनके सामने किसी की जान भी ले लें। और इस आइलैंड में मरीन के साथ साथ बाउंटी हंटर्स भी घूमते हैं, इसलिए ज्यादा किसी का अटेंशन कैच करने की कोशिश ना करें। दोस्तों लूफी और उसके साथी यहाँ पे आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक पायरेट कैप्टन पे पड़ती है जो कि सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि उसके गर्दन से उसकी कॉलर को निकाल दें। जिसके बाद हाची बताता है कि वो दरअसल वर्ल्ड नोबल्स का स्लेव है और वो कॉलर स्लेव कॉलर है। कुछ ही देर बाद वो कॉलर फट जाती है, लेकिन फिर भी वो पायरेट वहाँ पे जिंदा बच जाता है। बट कुछ ही देर बाद वहाँ पे वर्ल्ड नोबल्स यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स आ जाते हैं और वो उस घायल पायरेट को गोली से मार देते हैं और ये कहते हुए वहां से निकल जाते हैं कि अब समय आ गया है एक नए स्लेव को खरीदने का। लूफी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन हाची लूफी को वहां पे रोक लेता है। दोस्तों पेपेक सबको एक्सप्लेन करता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन दरअसल उन 20 रॉयल फैमिली के वंशज हैं जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी और इस समय यही लोग इस वर्ल्ड में राज करते हैं। काफी ट्रेवल करने के बाद वो लोग ग्रोव 13 में पहुंचते हैं, जहां एक बार में उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से होने वाली थी जो कि उनकी शिप में कोटिंग करने वाला है। बट उनकी मुलाकात यहाँ पे शैकी से होती है जो कि एक फॉर्मर पायरेट थी और हाची और कीमी की फ्रेंड है। शैकी बताती है कि वो स्ट्रॉ हेड्स के बारे में जानती है और वो लूफी के ग्रैंडपा मंकी डी गार्ब को भी जानती है। वो बताती है कि वो लोग जिस व्यक्ति को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं वो यहाँ नहीं है और वो पिछले 6 महीनों से यहाँ पे आया भी नहीं है। जिसके बाद लूफी फैसला करता है कि वो जाके इस आइलैंड में उसको ढूंढेगा, पर शैकी उनको बताती है कि क्योंकि अब जोरो और लूफी भी यहाँ पर हैं, उनको मिला के टोटल 11 लोग हैं जिनकी बाउंड्री 100 मिलियन से ज्यादा है इस आइलैंड पे और इन सभी को वर्स्ट जनरेशन या फिर सुपरनोवा पायरेट्स कहा जाता है और लूफी की बाउंड्री इन सभी में सेकंड हाईएस्ट है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी के 9 पायरेट्स की। पहला यहाँ पे कपोन गैंग बैगी जिसकी बाउंड्री है 138 मिलियन। अगली है ज्वेलरी बोनी जिसकी बाउंड्री है 140 मिलियन बेरीज। बेसिल हॉकिंस 249 मिलियन बेरीज। स्कॉचमैन अप्पू 198 मिलियन। एस ड्रेक 222 मिलियन। ट्रिफार्गर लॉ 200 मिलियन। मैड मॉन्क उरुग 108 मिलियन। किलर 162 मिलियन और उसका कैप्टन यूस्टस केड 350 मिलियन। शैकी बताती है कि ये सभी लोग इस जनरेशन के सबसे बेस्ट पायरेट हैं। दूसरी तरफ केमी को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं उसको स्लेव ऑक्शन में सेल करने के लिए। ग्रुप 24 में हमको एक और वर्ल्ड नोबल जिसका नाम चार्लोस होता है वो दिखता है और वो यहाँ पे एक इंसान के ऊपर घोड़े जैसे सवार होके जा रहा होता है जो कि उसका स्लेव होता है। वहीं उसकी नजर कुछ डॉक्टर्स पे पड़ती है जो कि एक मरीज को लेके जा रहे होते हैं। वो वहाँ पे उस नर्स को पकड़ के उसको तुरंत अपनी वाइफ बनाने का फैसला करता है, बट उसका फियोंसे जब उसके पीछे आता
आता है तो वो उस पे गोली चला देता है, जिसके बाद वो नर्स सबसे मदद की पुकार लगाती है। दोस्तों उसी रास्ते से जोरो गुजर रहा होता है। अब जहाँ सारे लोग चार्लोस को देख के अपना सर नीचे कर लेते हैं, जोरो अभी भी अपना सर उठा के आगे बढ़ रहा होता है और आगे जाके वो चार्लोस से डायरेक्शन पूछता है, जिसको देख के चार्लोस बहुत ही शॉक हो जाता है और वो जोरो पे गोली चला देता है। बट जोरो उसको डॉज करके चार्लोस पे काउंटर अटैक करने ही वाला होता है कि बोनी वहाँ पे आके जोरो को साइड में ले जाती है और ऐसा एक्ट करने लगती है कि जोरो वहाँ पे मर चुका है। दोस्तों जब चार्लोस वहाँ से निकल जाता है तब बोनी जोरो को चिल्लाते हुए बोलती है कि उसका ये छोटा सा गलत अटेम्प्ट एक नेवी एडमिरल को यहाँ पे ला सकता था और सारे लोग यहाँ पे मुसीबत में पड़ सकते थे, क्योंकि अगर कोई भी कभी किसी सेलेस्टियल ड्रैगन पे हमला करता है तो सीधा नेवी का एडमिरल ही उसको बचाने के लिए आता है। बट जोरो तो भाई ये सब चीजों से बिल्कुल अनजान था। वहीं खड़े बाकी वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स जोरो की स्ट्रेंथ को देख के काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। शिप में फ्रैंकी, जोरो और सांजी आराम कर रहे होते हैं, तभी उनके पास चॉपर का कॉल आता है और वो उनको बताता है कि कुछ लोग केमी को किडनैप करके ले गए हैं और उनको नहीं पता कि वो उसको कहाँ लेके गए हैं। सांजी यहाँ पे डिसाइड करता है कि क्योंकि वो लोग किडनैपर्स से डील कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प लगेगी, जिसके बाद वो यहाँ पे फ्लाइंग फिश राइडर्स को बुलाता है। दोस्तों डुवॉल और उसका गैंग तुरंत सांजी के पास उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग स्प्लिट होके आधे लोग केमी को ढूंढने निकल जाते हैं और आधे लोग बचे हुए स्ट्रॉ हेड्स को ढूंढने निकल जाते हैं। पेपैक यहाँ रोते हुए सबको बोलता है कि उसको केमी को लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पूरा आइलैंड ही उन लोगों का दुश्मन है। दूसरी तरफ रॉबिन आमी को समझाती है कि आज से 200 साल पहले फिशमैन को सिर्फ फिश की तरह ही ट्रीट किया जाता था और सारे ह्यूमन अपने आप को फिशमैन से ज्यादा सुपीरियर समझते थे, इसके बावजूद कि फिशमैन की स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा होती थी। बट फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने फिशमैन आइलैंड के साथ ट्रीटी साइन करी, जिसके बाद वो लोग यहाँ ह्यूमंस के पास आके ट्रेड कर सकते थे, लेकिन फिर भी ह्यूमंस फिशमैन को बुरी नजर से ही देखते थे। कुछ ही देर बाद वहाँ पे फ्रैंकी आ जाता है और वो दोनों को केमी के किडनैप होने की बात बताता है। ग्रुप 1 में एक ह्यूमन ऑक्शन सेंटर में पीटरमैन केमी को लाके छोड़ देता है। दोस्तों इस ऑक्शन में सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ साथ यूस्टस किड और ट्रेफागर लॉ भी मौजूद रहते हैं। ऑक्शन हाउस के कुछ वर्कर्स केमी को ऑक्शन हाउस के ओनर डिस्को के पास लेके आते हैं। केमी वहां वापस जाने की पुकार लगाती है, लेकिन डिस्को उसको वहीं पे मारने लगता है। इसके पहले कि डिस्को केमी को और मारे, हम देखते हैं कि अचानक से डिस्को वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं पे मौजूद एक जायंट की नजर उस पे पड़ती है और वो अपने बाजू में बैठे एक ओल्ड मैन से बोलता है कि ये सब तुमने अपनी हाकी से किया है, बट वो ओल्ड मैन उसको इग्नोर कर देता है और हमको पता चलता है कि ये बूढ़ा इंसान दरअसल सिल्वर रेली है, जो कि गोल्ड रॉजर पायरेट किंग का राइट हैंड मैन था, साथ ही साथ फर्स्ट मेट भी। दोस्तों ये खबर मरीन हेड ऑफिस तक पहुंच जाती है, जहां पर एक मरीन ऑफिसर मंकी डी गार्ब को रेले के स्लेव ऑक्शन में मौजूद होने की खबर देता है, बट गार्ब उसको ये सब बातें इग्नोर करने की बोलता है और बोलता है कि किसी भी ऑफिसर को उस रेले के पीछे मत भेजना। ये तुम ये मत सोचो कि वो बूढ़ा है, वो इस समय भी बहुत पावरफुल है और अगर तुमने किसी ऑफिसर को उसके पीछे भेजा तो उन सब की जान बहुत खतरे में आ जाएगी। दोस्तों ऑक्शन हाउस में नामी और उसका ग्रुप पहुंच जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि नेमी को वो अपनी सारी सेविंग से एक बिट करके खरीद लेंगे। दूसरी तरफ पूरे साबाओडी में न्यूज़पेपर बढ़ रहे होते हैं और सब लोग को ये खबर मिलती है कि कुछ ही दिन बाद एस को एग्जीक्यूशन में मार दिया जाएगा। अब क्योंकि एस व्हाइट बियर्ड पायरेट का हिस्सा था तो हमको व्हाइट बियर्ड पायरेट वर्सेस नेवी के बीच में जंग देखने को मिल सकती है। वापस से ऑक्शन हाउस में हम आते हैं तो भाई चार्लोस की यहाँ पे एंट्री हो जाती है और वो भी बाकी नोवेल्स के साथ वहाँ पे स्लेव खरीदने के लिए बैठ जाता है। आखिरकार केमी का ऑक्शन में बिड होने का टाइम आ जाता है। नामी फुल रेडी रहती है, बट इससे पहले की बिडिंग स्टार्ट हो चार्लोस यहाँ पे 500 मिलियन बेरीज की बिड करके सबको हैरान कर देता है और उसको आउटमैच करने के वाला यहाँ पे कोई होता नहीं है। बट इससे पहले की बिड फाइनलाइज हो यहाँ पे जोरो और लूफी पहुंच जाते हैं। अब इतनी कमाल की एंट्री को देख के किड और लॉ भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों लूफी केमी को देख के तुरंत उसकी तरफ जा रहा होता है, बट हाची लूफी को वहाँ पे रोक रहा होता है, जिसके लिए अपने बाकी हाथों का भी यूज करता है और यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी जो कि फिशमैन है वो रिवील हो जाती है और सारे ऑडियंस वहाँ पे हाची को देख के घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि गोली की आवाज आती है और चार्लोस वहाँ पे हाची को गोली मार के बहुत खुश हो रहा होता है। लूफी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चार्लोस की तरफ जा रहा होता है, बट हाची उसको वहाँ पे रोकता है और उसको बोलता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम वर्ल्ड नोवेल्स को कुछ नहीं करोगे। बट भाई बात सर के ऊपर चली गई थी और लूफी सीधा जाके चार्लोस को एक बहुत ही कमाल का तेजदार घूंसा मार देता है। भाई इसको देख के किड और लॉ तो बहुत ज्यादा अमेज हो जाते हैं और लूफी अपने क्रू से इस एक्शन के लिए सॉरी बोलता है, बट जोरो बोलता है कि
कि अगर तुम नहीं मारते तो मैं तो जाके उसको काट ही देता। लूफी डिसाइड करता है कि केमी की कॉलर उतारने के बाद वो लोग इस जगह से निकल जाएंगे, बट लॉ बताता है कि नेवी ने ऑलरेडी इस ऑक्शन हाउस को घेर के रखा है। दोस्तों हम देखते हैं कि कॉल सेलेस्टियल ड्रैगन स्टेज पे केमी को मारने के लिए पहुंच जाता है, बट इसके पहले कि वो अपनी गन चला पाए वो वहां पे बेहोश हो जाती है और स्टेज को चीरते हुए जायंट और रेली बाहर आते हैं। रेले बताता है कि वो यहाँ पे ऑक्शन हाउस में सिर्फ बाकी लोगों के पैसे चुराने आया था और वैसे भी कोई भी एक बूढ़े इंसान को नहीं खरीदता। वो वहाँ पे हाची और केमी को देखता है। आगे कन्वर्शन करने के पहले वो बाकी बचे लोगों को वहीं पे बेहोश कर देता है और उसकी नजर लूफी पे पड़ती है और वो लूफी को बोलता है कि वो उससे मिलने का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। ये बात मैरी जॉ में मौजूद नेवी हेड ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ पे सेंगोकू इस बात से हैरान हो जाता है कि ये सब कांड लूफी ने किया है और वहीं पे मौजूद नेवी एडमिरल किजारू को बोलता है वो वहाँ जाएगा और ये सारी सिचुएशन को हैंडल करेगा। ऑक्शन हाउस में डिस्को अपने बॉस डॉन किहोटे डोफ्लेमिंगो को कॉल करके बताता है इस सारी सिचुएशन के बारे में, बट डोफ्लेमिंगो उसको बोलता है कि उसको अब ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है और वैसे भी सारे वॉरलॉर्ड्स को नेवी ने व्हाइट बीयर्ड के साथ होने वाली जंग के लिए बुलाया है और उसको ये सब दंड फंद में नहीं पड़ना है। वहीं पे रेले केमी की कॉलर को बिना चाबी के एक्सप्लोड होने के पहले ही खोल देता है। वो बाकी के स्लेव्स को भी वहाँ से फ्री कर देता है और लूफी को आंचन और केमी की मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए भी बोलता है, क्योंकि मरीन ऑफिसर्स ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा था। तो किड उनको बोलता है कि वो सारे मरीन से डील कर लेगा, जिसको सुन के लॉ और लूफी को गुस्सा आती है और वो भी उसके साथ मरीन से फाइट करने निकल जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों अपने अपने डेविल फ्रूट्स का यूज करके मरीन से फाइट करते हैं। किड लॉ और लूफी से बोलता है कि आज तो उसने उनको छोड़ दिया, बट नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे तो वो दुश्मन रहेंगे। लूफी बोलता है कि कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो आगे चल के पायरेट किंग बनेगा और वन पीस को खोजेगा। किड बताता है कि जो कोई भी ऐसी बात ग्रैंड लाइन में करता है तो लोग उस पे हंसते हैं, बट कोई भी अगर ये सब बात न्यू वर्ल्ड में करता है तो वो मार दिया जाता है। लॉ लूफी और उसके क्रू को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है जब तक वो यहाँ पे नेवी से डील करेंगे। दोस्तों कुछ ही देर बाद किड पे एक लेजर बीम अटैक करती है और वो लोग देखते हैं कि उनका अपोनेंट यहाँ पे अब 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी में से एक कूमा है। दूसरी तरफ एक और कूमा यहाँ पे लॉ और उसके हार्ट पायरेट्स पे अटैक करने आता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इतने सारे यहाँ पे कूमा कैसे आए, तो भाई ये कूमा नहीं बट उसका एक क्लोन है जिसको पैसिफिस्टा कहते हैं। और पैसिफिस्टा और कूमा में डिफरेंस ये है कि असली कूमा के पास डेविल फ्रूट्स की पावर है और वो अपने साथ हमेशा एक बाइबल लेके चलता है। दूसरी तरफ लूफियस का क्रू रेले के साथ उसके बार में पहुंचता है, जहाँ पे रेले रिवील करता है कि वो पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर के क्रू का हिस्सा था और वो उसका राइट हैंड मैन साथ ही साथ फर्स्ट मेट भी था। जिसको सुन के लूफी और सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। बट सांजी पूछता है कि जब रॉजर ही एग्जीक्यूट हो गया क्रू में से तुम अभी जिंदा कैसे हो। रेले सबको बताता है कि रॉजर एग्जीक्यूट इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद वो चाहता था। हमको ये भी पता चलता है कि क्रोकस जो कि लबून की देखभाल करता है वो भी उनके क्रू में शामिल हुआ था एक सर्टेन क्रू को खोजने के लिए, जो कि ब्रूक का क्रू था। ब्रूक ये सब सुन के काफी इमोशनल हो जाता है। दोस्तों रॉजर ने क्रोकस को अपने क्रू में इसलिए शामिल किया था ताकि वो सफर में रॉजर की हेल्थ का ख्याल रख सके। रेले रिवील करता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ समय में रॉजर एक बहुत ही गंभीर बीमारी से सफर कर रहा था जो कि ठीक नहीं हो सकती थी और कुछ ही दिनों बाद वो उससे मर भी जाता, लेकिन मरने से पहले उसको कुछ बड़ा करना था, इसलिए उसने अपने आप को नेवी के सामने सरेंडर कर दिया। उसने आखिरी समय में रेले को बोला था कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा और वो जिंदगी भर लोगों के दिलों में रहेगा। और मरते वक्त जो उसके आखिरी शब्द थे उसने आज के न्यू एरा को जन्म दिया। रेले लूफी को बताता है कि बगी और सैंक्स भी उसके क्रू का हिस्सा हुआ करते थे और आज से कुछ साल पहले सैंक्स उसके पास आया था और उसने उसको लूफी के बारे में बताया था, जिसपे उसको अपने कैप्टन की इमेज दिखती है और उसको बोला था कि जब भी लूफी आपके पास आएगा प्लीज उसकी हेल्प करना। भाई नेवी एडमिरल किजारू यहाँ पे पहुंच जाता है। अब कुछ पायरेट्स पहले ही भाग के निकल जाते हैं, बट कुछ उससे फाइट करने का फैसला करते हैं, बट उन सभी को एक एक करके किजारू हरा देता है। यहाँ पे रेले लूफी को कांग्रेचुलेट करता है कि वो अपने सफर में इतनी दूर तक आ गया और इसके बदले में वो उनकी शिप में फ्री में कोटिंग करेगा। दोस्तों रॉबिन रेली से वॉइड सेंचुरी के बारे में पूछती है और जो पोनिग्लिफ उसने स्काइपिया में देखा था जिसमें रॉजर के इनिशियल्स थे उसके बारे में भी। इसके बाद रेले रॉबिन को बताता है कि उन लोगों ने वॉइड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जान लिया था, बट वो रॉबिन को बोलता है कि उनको खुद उस सीक्रेट को जानना चाहिए, शायद उससे वो किसी डिफरेंट कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। वो रॉबिन को ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो वो सब कुछ उसको यहाँ बता देगा, बट रॉबिन उसको मना कर देती है और वो फैसला करती है कि वो ये सारे सीक्रेट्स अपने क्रू के साथ ही ढूंढेगी। रेले बताता है कि रॉजर बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था और उसको वॉइस ऑफ एवरीथिंग भी सुनाई देती थी। ऊसोप यहाँ पे रॉबिन को बोलता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम इसको अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हो। इसके बाद ऊसोप रेले से वन पीस की लोकेशन पूछता है, बट लूफी उसको वहाँ पे रोक देता है और उसको बोलता है कि वन पीस की लोकेशन को मिस्ट्री ही रहने दो और अगर उसके क्रू के किसी ने भी रेले से उसकी लोकेशन पूछी तो वो यहीं पे अपनी जर्नी को क्विट कर देगा, क्योंकि उसको वन पीस की लोकेशन जान के ऐसे किसी बोरिंग एडवेंचर में आगे नहीं बढ़ना है। रेले उसकी बात से काफी
इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो लूफी से पूछता है कि पायरेट किंग बन के उसको करना क्या है। इसके जवाब में लूफी उसको बताता है कि पायरेट किंग बनने के बाद वो कहीं कॉन्कर नहीं करना चाहता, बल्कि उसको सिर्फ फ्रीडम चाहिए। ये सुन के रेले को लूफी पे गोल्ड रॉजर की इमेज दिखती है। दोस्तों रेले लूफी उसके क्रू को बताता है कि शिप की कोटिंग में 3 दिन लगेंगे, तब तक के लिए उनको इस आइलैंड में सेफ और हिडन रहना है। शायद कि लूफी उसके क्रू को रेले के वीवरा कार्ड का एक एक हिस्सा देती है, जिसकी मदद से वो रेले को ढूंढ सके। और लूफी और उसके साथी यहाँ सभी लोगों को बाय बोल के निकल जाते हैं। बट दोस्तों आगे इनके पास नेवी एडमिरल किजारू आ जाता है। अब भाई इनकी मुश्किलें यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनका मुकाबला यहाँ पे नेवी एडमिरल किजारू, एक नए वाइस एडमिरल सेंतामारू और पैसिफिस्टा से होता है। दोस्तों किजारू यहाँ पे जोरो को मारने ही वाला रहता है, पर उसको बचाने यहाँ पे रेले आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे असली कुमा भी पहुंच जाता है, जो कि रेले के कान में कुछ तो बोलता है। कुमा पैसिफिस्टा को रुकने की कमांड देता है और जोरो से पूछता है कि उसको ट्रिप में कहाँ जाना है, जिसके बाद वो जोरो को उस जगह से डिसअपियर कर देता है। लूफी और उसका क्रू जोरो की डिसअपियरेंस को देख के काफी शॉक में आ जाता है और उनको ये समझ ही नहीं आता कि उनकी आंखों के सामने ये हुआ क्या। सेंतामारू रिवील करता है अगर किसी को भी कुमा टच करता है तो वो व्यक्ति लगातार 3 दिन तक आसमान में उड़ता रहता है, और वो कहाँ जाके गिरता है ये सिर्फ कुमा को पता है। दोस्तों लूफी की नजरों के सामने कुमा उसके सारे दोस्तों को एक एक करके गायब कर रहा होता है। लूफी पूरी कोशिश करता है कुमा को रोकने की, बट वो सभी लोगों को यहाँ से गायब कर देता है दुनिया की अलग अलग कोनों में। लूफी अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को गायब होते देख रहा होता है, बट वो इतना कमजोर होता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, और एंड में कुमा उसको भी गायब कर देता है। गायब होने से पहले कुमा उसको बोलता है कि वो और लूफी अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और इस दिन लूफी और उसके साथियों को अपनी पहली मेजर डिफीट देखने को मिलती है। और इसी के साथ हमारा ये आर्क यहाँ पे खत्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ तुम लोगों से, और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी। और इस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़न लिली आर्क की, जिसको लैंड ऑफ द वुमेन्स आर्क भी कहते हैं।